अबू के बाद अम्मी और मैं अकेले रह गए। सर पर साहिबान ना रहा था। हो डके अपनी जगह, लेकिन घर भी चिल्लाना था। मैं ग्रेजुएट थी, मुलाजमत करना चाहती थी। अम्मी मुलाजमत से रोकती थी। वही घसी पट्टी बात के ज़माना ख़राब है, अम्मी से मैं कहती। ज़माना ख़राब है ना, मैं तो ख़राब नहीं। आप मुझे सर्विस करने दें। ये जो 4 पैसे अबू की जमा पूंजी की रह गए हैं, ये भी 4 दिनों ही में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? तब भी तो मुझको सर्विस ढूंढनी पड़ेगी, तो अभी क्यों नहीं? बड़े जतन से अटाहे को मनाया और एक सहेली के तवस्सुत से जॉब मिल गए, जहां फार ये नौकरी करती थी। इसने अपने बास से मेरी सिफारिश की। खुशकिस्मती से एक आसामी खाली थी, जिस पर उन्होंने किसी खातून को ही तैनात करना था। यूं में नेमत खान की सेक्रेटरी लग गई, जो खुद भी नए नए इस महकमे में तैनात हुए थे और पेशावर से आए थे। नेमत बहुत संजीदा और कमगो थे, हर एक से अखलाक से मिलते, लेकिन अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से बहुत कम बात करते। ताहम उनसे इज्जत से पेश आते थे। इनकी यही बात मुझे पसंद थी। मैं भी दिल ही दिल में उनकी इज्जत करने लगी थी। नेमत खान बहुत खूबसूरत थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, दराज कद, नीली आंखें, बावकार शख्सियत, जवानी में हल्की सियादारी उनके चेहरे पर खूब सजती थी। रख-रुकियों से किसी आला खानदान के चश्मो चराग मालूम होते थे। इस दफ्तर में चूंकि एक तरह से मैं उनकी मुआविन के तौर पर काम कर रही थी, तभी उनके साथ मेरा ज़्यादा वास्ता रहता था। उनके साथ काम करते 2 साल गुजर गए। 2 सालों में एक दिन भी उन्होंने कोई ऐसी बात न की कि जो मुझे बारी लगी हो। वो मेरा इस कदर ख्याल करते जैसे मैं उनके घर की ख्वातीन में से हूँ। उनकी बुलंद अखलाकी ने मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत की ऐसी जोत जुगदी, जो मुझको अंदर अंदर मोमबत्ती की तरह पिघलानेगी। नेमत खान की संजीदगी और शराफत के सामने उम्र भर भी इस बात की जुर्रत ना कर सकती थी कि अपने दिल की बात इस पर जाहिर कर सकूं। इसके बावजूद मेरी इबादत में खुद ब खुद ये दुआ शामिल हो गई कि खुदावंद मुझको नेमत खान की शरीक हयात बना दे। उन्हीं दिनों मेरी वालिदा सख्त बीमार हो गईं और मुझको चंद रोज़ उनकी तीमारदारी की खातिर छुट्टी लेना पड़ी। एक माँ की ज़ात ही इस दुनिया में मीर व अहद सहारा थी। उन्होंने मेरी खातिर बेवगी काई और अब वो शदीद बीमार थी। डॉक्टर ने बता दिया कि थोड़े दिनों की मेहमान है। एक रोज़ अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने दफ्तर फ़ोन किया और अपने बास से छुट्टी मांगी। उन्होंने वालिदा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कैसे उनसे कह दिया कि नेमत साहिब, वालिदा तो मेरा साथ छोड़कर जा रही है। अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसानी हमदर्दी का अवलीन तकाजा था कि ऐसे हालात में, जबकि मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर थी, अफसर मेरी दिलजुई को आते, मुझे नेमत से इस बात की तवक्को थी कि वो मेहरबान ऑफिसर है, लिहाजा वो आए भी। अम्मी जान से मैं अक्सर नेमत खान की तारीफ़ें किया करती थी। हर रोज़ एक एक बात की तफसील उनको बताती जो नेमत के बारे होती थी। अम्मी जान यूं गायबाना तौर पर मेरे इस अफसर को अच्छी तरह जानती थी। जब नेमत साहिब को इल्म हुआ कि हम बेटी को तो एम्बुलेंस करके देने वाला भी कोई नहीं है, तो वो रोज़ शाम को अम्मी की इयादत को आने लगे। एक रोज़ अम्मी ने नेमत साहिब से कहा कि बेटा, मेरे बाद मेरी बच्ची का कोई नहीं, मुझको इसकी बहुत फिक्र है। मेरे बाद तुम इसका ख्याल रखना। मुझसे वादा करो कि ख्याल रखोगे। एक मरने वाले की इल्तिजा को इस वक्त तो कोई भी नहीं टेकर इसकुता है। लिहाजा उन्होंने भी जी कहकर सर को झुका लिया। यूं बातें करते करते नेमत साहिब के सामने ही मेरी माँ की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गए। नेमत खान ने जिस तरह मेरी माँ की तजहीज़ व तकफीन में हिस्सा लिया, कोई भी नहीं कह सकता कि उम्मी जानिक का कोई बेटा नहीं था। अगर अपना बेटा भी होता तो इससे बढ़कर न करता। अब मेरे ये अफसर साहिब अच्छी तरह से मेरे मसाइल से वाकिफ़ हो चुके थे। मैं अब तन्हा उम्मी जान के बगैर इस घर में अकेली ना रहना चाहती थी। वो मेरे इस मसले से भी वाकिफ़ थे, परेशान थे, क्या करें और कैसे मुझे को इस परेशानी से निकालें। वो खुद अपने घर, अपने शहर से दूर थे, किराए पर रह रहे थे। वो भी अकेले, गैर शादीशुदा थे। मुझको अपने घर में नहीं रख सकते थे।
दूसरा हल ये था कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर रहूं या फिर नेमत खान के किसी वाकिफकार के यहाँ जिनकी फैमिली साथ रहती हो, इससे इल्तिजा करें कि वो मेरा अपने घर में रहने का बंदोबस्त कर दे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम चाहो तो मैं अपने एक दोस्त से बात करूं जिसकी फैमिली साथ है, तुम उनके साथ रह लो। मैंने कहा, नेमत साहब, मैं आपके सिवा किसी पर एतबार नहीं कर सकती। सिर्फ आप ही को इस दुनिया में अपने लिए काबिल एतबार समझती हूँ, क्योंकि उम्मी जान ने कहा था कि उनके बाद आप मेरे सहारा बनेंगे। नेमत साहब समझ गए कि मैं खुद उनसे शादी की दरख्वास्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी वो शादीशुदा नहीं हैं। तुम अच्छी लड़की हो और तुम जैसी लड़की को सहारा देना नेकी का काम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी मंगनी अरसा कब्ल चचाजाद से हो चुकी है, जो उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ी है। वो गांव में बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अपनी खानदानी रवायात की वजह से मैं उसके साथ शादी करने पर मजबूर हूँ। मैं बगैर ठोस वजह के इससे शादी से इनकार नहीं कर सकता, मसलन ये कि इसके किरदार में कमी हो, लेकिन ये भी नहीं है। वो बद चलन नहीं है, बल्कि बाकिरदार और नेक चलन है। मैं बचपन के इस बंधन का पालन करने पर मजबूर हूँ। ये हमारी खानदानी रवायात हैं। हमारे यहाँ मंगनी भी निकाह के बंधन जैसी होती है। आपकी मंगेतर अब से 15 बरस बड़ी है, फिर भी इससे शादी करने पर राजी है। क्या ये शादी बेजोड़ नहीं है? वो देहाती औरत है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। खुदारा कुछ तो सोचो। आप कहीं मुझसे इनकार करने को तो ऐसी कहानी नहीं बना है कि जिस पर यकीन करना मुहाल लग रहा है। हरगज नहीं। मैं हर्फ बा हर्फ सच कह रहा हूँ। मैं वाकई तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस तरह साफ इनकार सुन कर मुझको सदमा हुआ और मैं बीमार पड़ गई। दफ्तर भी ना जा सकी। इस पर सितम ये कि महल्ले का एक गुंडा मुझको अकेले रहते पाकर मेरे पीछे लग गया। पड़ोसी अच्छे थे, मेरा साथ दे रहे थे, लेकिन कब तक? एक दिन पड़ोसी के हाथ मैंने दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भिजवाई। नेमत खान ने इससे मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया। इसमें तमाम अहवाल बता दिया कि किस तरह मैं अकेली कस्मपुरसी में हूँ, बीमार हूँ। ऊपर से महल्ले का एक बदमाश मुझे हर असहाय करता है। अकेली देखकर एक बार घर की दीवार भी फलाने की कोशिश की। वो तो पड़ोसियों ने देख लिया और एन वक्त पर उसकी गर्दन दबोच ली। ये तमाम अहवाल सुन कर नेमत साहिब वाकई बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनके इनकार की वजह से ही मैं बीमार हुई थी। घर पर वो मुझे देखने आए और मेरी हालत के पेश नज़र मुझे अस्पताल दाखिल करा दिया। मेरी हालत देखकर उनके ज़मीर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुझको हकीकी मानों में सहारा है। उन्होंने ढारस दी, कहा कि तुम अच्छी हो जाओ तो मैं तुमको हकीकी सहारा दूंगा। इसके बाद जो भी होगा हम भगत लेंगे। उनके दिलासे ने दवा से ज़्यादा तिर्याक का काम किया। मैं जल्द सेहत याब हो गई। तब उन्होंने अपना वदा पूरा किया और मुझे से निकाह करके अपने मकान में ले आए। उन्होंने वाकई सही कहा था, क्योंकि मुझसे शादी के बाद अब वो गांव नहीं जा रहे थे। घर से कई खत आए, उन्होंने बहाना कर दिया। 2 साल घर न गए। हम खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक फिक्र थी जो मुसलसलान को लाहिक थी। वो एक सरहदी गांव से ताल्लुक़ रखते थे और अपने गांव यूं न जाते थे कि वहां उनकी मंगी तुर्शीज़ा उनके इंतज़ार में थी। उनकी बरादरी उनकी मुंतज़िर थी कि ये आएं तो उनकी शादी से करा दी जाए। इसी डर से ये वालिदैन से मिलने भी गांव नहीं जा रहे थे। इनकी वालिदा के ख़त आते तो लिख भेजते कि छुट्टी नहीं मिलती, जो नहीं छुट्टी मिलेगी ए जाओहेगा। ऐसे बहाने और कब तक चलते? वो ये भी ना चाहते थे कि उनके घर पर मेरे और उनके निकाह का राज खुल जाए। कहते थे कि राज खुल गया तो उनके रिश्तेदार ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि हम कबायली जो कौल देते हैं इसको पूरा करते हैं, इससे फिरते नहीं। नेमत ने बताया कि मेरे वालिद ने मेरे चचा को कौल दिया था कि वो शीज़ा को अपनी बहू बनाएंगे तो मुझको अपनी मंगेतर से शादी करना ही पड़ेगी, चाहे वो बूढ़ी हो चुकी हो। अब वो किसी और की बीवी नहीं बन सकती। ये हमारा रिवाज है। एक दिन में पड़ोसन की बच्ची की सालगिरह की तकरीब से लौटी तो देखा कि नेमत खान के कुछ रिश्तेदार वो उनसे इसरार कर रहे थे कि हमारे साथ गांव चलो।
उन्होंने नेमत को इस कदर मजबूर किया कि उन्हें रुख सफ़र बांधना ही पड़ा, लेकिन वो मुझको साथ न ले जाना चाहते थे, जबकि मैं इनको तन्हा गांव जाने देना न चाहती थी। मेरा ख्याल था कि अगर मैं उनके हमरा होंगी तो वो लोग भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे और नेमत खान को दूसरी शादी पर मजबूर ना करेंगे। मैं भी मिन्नत समाजत करके उनको रोक लूंगी कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करके हमारी पुरमसरत जिंदगी को बर्बाद ना करें। जबकि नेमत खान आखिरी वक्त तक मना करते रहे कि तुम मत चलो वरना वहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मुझको वहाँ ले जाकर गांव में पाबंद करने की ये एक चाल ना बन जाए। जो लोग उनको ले जा रहे थे, इनमें 2 नेमत खान के अपने सगे भाई और तीसरा शख्स उसकी मंगेतर का भाई था। जब मैं किसी तौर ना मानी तो नेमत ने कहा, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर समझ लो कि हमारे रिवाज बहुत सख्त हैं। ये लोग मेरी शादी मेरी मंगेतर से ज़रूर करेंगे, खा तुम वहाँ मौजूद हो या ना हो। ये लोग इस बात की परवाह ना करेंगे। वाकई ऐसा ही हुआ। गांव पहुंचते ही मेरे सरताज के रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया कि फलां दिन नेमत खान की शादी है, और उन्होंने बगैर मेरी परवाह किए शादियाने बजाने शुरू कर दिए। मैं हैरान थी, ये कैसे लोग हैं। मैं नेमत खान की मनकूहा जिंदा सलामत उनके घर में बैठी थी, और ये मुझ पर सौकन डालने से नहीं हिचकिचा रहे थे। ये औरत बैठी है तो बैठी रहे, ये अपनी मर्जी से आई है। वो जो नेमत खान की मंगेतर बचपन से बैठी इसके इंतजार में बूढ़ी हो रही है, हक तो इसका है। ये निकाह तो जरूर होगा। फिर नेमत खान की मर्जी कि वो अपनी मनकूहा को साथ लेकर जाए या यहीं छोड़ जाए, इस पर किसी को एतराज न होगा। मैंने मारे तजस के नेमत खान की बच्ची के कमरे में उसकी मंगेतर को देखा, जिसका नाम वो शुज़ै ले रहे थे। वो 45 से ऊपर की एक सुन रसीदा मोटी लेकिन गोरी चट्टी नीली आंखों वाली औरत थी। वो किसी सूरत नेमत खान के जोड़ की ना थी। नेमत का कोई कसूर ना था, वो तो इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, मगर मारे बांधे से न जाने क्यों ये सब कुछ हो रहा था, और वो भी इस तरक्की याफ्ता सदी में। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि नेमत ऐन वक्त पर कोई ठोस कदम उठाएंगे और ये शादी ना होगी, मगर ये मेरे खाम ख्याली थी। कुछ मौजज़ा ना हुआ और मामूल के से अंदाज में शादी हो रही थी। मुझे मौका मिला तो मैंने नेमत से रूकर शको किया कि ये क्या करने जा रहे हो। तुम तो औरतों से ज्यादा बुज़दिल और बेबस निकले हो। चुपचाप तमाशा बन रहे हो और तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने अफसर होने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं जान दे दूंगी मगर ये ना होने दूंगी, ये भी करके देख लो। उसने कहा, उन पर किसी बात का कोई असर ना होगा। ये लोग अटल फैसले करते हैं और जो सही समझते हैं कर गुजरते हैं, चाहे किसी की जान जाए या वो पागल हो जाए, इनको परवाह नहीं। शुक्र करो कि उन्होंने तुमको अपने घर में इज्जत से बिठाया हुआ है, निकाल बाहर नहीं किया और न ही मुझे तुमको तलाक देने का कहा है, तो क्या ये बड़ी आफियत की बात नहीं है तुम्हारे लिए। उसने मजीद मुझे समझाया कि मेरी मंगेतर के 4 भाई हैं, अगर मैंने शादी से इनकार किया तो उनकी बंदूकों की नालियां मेरे सीने पर होंगी। वो नस्ल दर नस्ल हमारे दाशमन हो जाएंगी। एक मेरी जान लेकर ही यह किस्सा ख़त्म नहीं होगा। हमारे बड़े छोटे बच्चे सभी इस खूनख्वार मरके की लपेट में आ जाएंगे। तुम हमारे कबीले की रवायत को नहीं समझ सकती। मैंने कहा, हम भाग निकलते हैं, ये भागने वालों को पीठ दिखाने वाले कहते हैं। ये उनकी इज्जत नहीं करते। मैं जिंदगी भर ना फिर गांव आ सकूंगा और ना अपनों से नातार के सीखूंगा। हमारी गुफ्तगू मेरे बड़े जेठ ने सानी और उसने जाकर नेमत के सालों से बात की। उन्होंने कहा कि उनको भागने की जरूरत नहीं है। शादी करने के बाद हमारी तरफ से इजाज़त होगी कि नेमत खान वापस अपनी शहरी बीवी के साथ चला जाए। अगर हमारी बहन को नहीं ले जाना चाहेगा तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे। मर्द कई शादियां करते हैं, ये कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन इसने अगर हमारी बहन से निकाह ना किया तो ये जुर्म तसव्वुर होगा और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। कोई चारा ना देखकर मुझको सब्र का घूंट पीना पड़ा। मेरी आंखों के सामने नेमत खान दूल्हा बना, हजल अरूसी में गया। दाहोम धाम से शादी हो गई, 3 दिन में सिसकती रही। सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे अपने पास अपने कमरे में सिलाया।
चौथे दिन हमने तैयारी बांध ली और शहर को रवाना हुए। नेमत की नई दुल्हन इसके साथ नहीं थी। मुझे और नेमत को मेरी सौकन के भाइयों और मेरे देवरों ने रखसत किया। वो काफी आगे तक गाड़ियों में हमारे साथ आए और अलविदा कहा। तब नेमत खां ने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि साथ मत चलूं। ये सब हंगामा भगत कर मैं वापस तुम्हारे पास आ ही जाता। तुमने मेरी नासानी तो सब सहना ही था। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया होता तो तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बारा होता, शायद फिर मुझको तुम्हें मजबूर इतलाक देनी पड़ जाती। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने शीजा को मेरे साथ करने की जिद नहीं की है। दरअसल ये गांव के लोग बहू बेटियों को शहरों में अकेले भेजने को बारा जानते हैं, लेकिन मुझे अब शीजा को खर्चा भी देना होगा और हर माह 1-2 दिन के लिए गांव भी जाना होगा। बोलो, क्या ये तुमको मंजूर है? मंजूर है, मैंने कहा, क्योंकि नेमत खान मेरा साबान था और मैं किसी हालत में भी उनको खोना नहीं चाहती थी। शीजा को औलाद न हुई। अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कबूल कर लिया।